नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित चलाई जा रही अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक होगा जहांगीर। यदि हम जहांगीर के शासनकाल की बात करें तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 था। कितना था? 1605 से 1627 के बीच ये जहांगीर का शासनकाल था। अब चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों को। यहां पर जब पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जहांगीर का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा जहांगीर का शाब्दिक अर्थ होता है विश्व विजेता। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का सी विकल्प सही हो जाएगा। जहांगीर का शाब्दिक अर्थ होता है विश्व विजेता। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि जब जहांगीर ने 1605 में बादशाह पद को धारण किया, तब इसने जो उपाधि धारण की थी वो थी नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की। क्या उपाधि थी? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की। यानी यहां पर एक बात आपको स्पष्ट रूप से याद रखना है कि जहांगीर का जो पूरा नाम था वो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और ये अकबर का पुत्र था। ठीक है, तो अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। पूछा जा रहा है कि नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो याद रखिएगा नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 2 का डी विकल्प सही हो जाएगा। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। यहां पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो नूरजहां है इसका मूल नाम क्या है? तो याद रखिएगा नूरजहां का मूल नाम था मेहरुनिसा। जब जहांगीर से शादी नहीं हुई थी नूरजहां की तो उस समय इसका नाम मेहरुनिसा था, और जहांगीर की शादी होने के बाद जहांगीर ने इसको उपाधि दी थी नूरजहां की। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है कि दो अस्पा और सिंह अस्पा ये जो प्रथा है ये किसने शुरू की थी? तो याद रखिएगा दो अस्पा और सिंह अस्पा ये जो प्रथा है ये जहांगीर के द्वारा चलाई गई थी। तो प्रश्न संख्या 3 का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब देखिए इस प्रथा का मतलब ये है कि बिना जात पद को बढ़ाए मनसबदारों को अधिक सेना रखनी होती थी इस प्रथा के अंतर्गत। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि मुगलों और मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो याद रखिएगा 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के बीच में यह चित्तौड़ की संधि हुई थी। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 4 का विकल्प बी सही हो जाएगा कि जो चित्तौड़ की संधि हुई थी वो 1615 में राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच हुई थी। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो जहांगीर था इसने राणा अमर सिंह को जो चित्तौड़ का एरिया था वो पूरा भूभाग वापस कर दिया, जो कि अकबर के समय में मुगल आधिपत्य में ले लिया गया था। लेकिन यहां पर जहांगीर ने एक शर्त लगाई थी कि वो दुर्ग की किलेबंदी नहीं करेंगे। क्लियर है? ये भी याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो याद रखिएगा कि जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा गया जो पहला अंग्रेज राजदूत था उसका नाम था विलियम हॉकिंस। तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला यह पहला अंग्रेज था। कौन? विलियम हॉकिंस। और कई बार इसका ड्यूरेशन भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा 1608 से लेकर 1611 तक। क्लियर है? तो ड्यूरेशन भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। पूछा जा रहा है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो याद रखिएगा कि जो जहांगीर है इसने इसी विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 6 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा आर्मीनिया की एक स्त्री थी, उससे विवाह भी इसका करा दिया था। क्लियर है? तो याद रखेंगे इंग्लिश खां की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने। किसको दी? तो विलियम हॉकिंस को। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? तो याद रखिएगा ये जो सर थॉमस रो है ये उस समय के ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 7 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और अगर हम थॉमस रो की ड्यूरेशन की बात कर लें तो इसका ड्यूरेशन 1615 से 1619 ईस्वी था। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। देखिए अगला प्रश्न इसके ड्यूरेशन से संबंधित बन गया। पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए? तो अभी हमने जिक्र किया था कि इसका जो ड्यूरेशन है वो 1615 से 1619। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। 1615 में ये जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर थॉमस रो आया था। याद रखिएगा ये जो 1615 में भारत आया ये सूरत पहुंचा था। ठीक है? और ये 1616 में अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। ठीक है? तो ये भी बात याद रखिएगा कि ये सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा और उसके बाद 1616 में ये अजमेर में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। पूछा जा रहा है कि जहांगीर ने
थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया? तो अभी चर्चा हुई कि 1616 में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मुलाकात हुई किसकी? थॉमस रो की। तो यहां पर प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा विकल्प बी, अजमेर में। और ड्यूरेशन याद रखिएगा 1615 से लेकर 1619 तक। अगला है प्रश्न संख्या 10। पूछा जा रहा है कि सम्राट जहांगीर को कहां दफन किया गया? तो याद रखिएगा ये जो सम्राट जहांगीर थे इनको दफन किया गया लाहौर में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 10 का सी विकल्प सही हो जाएगा। और वो जो जगह है उसका नाम है सहदहा, यानी लाहौर के सहदहा में जहांगीर को दफन किया गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो याद रखिएगा कि चित्रकला का अगर स्वर्ण युग पूछा जाए तो वो था किसका? जहांगीर का। तो यहां पर प्रश्न संख्या 11 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे मुगल चित्रकला जो है वो जहांगीर के शासनकाल में पूरी पराकाष्ठा पर पहुंचा था। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस चित्रकार से जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी? यानी ऐसा कौन सा चित्रकार था जिसको जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी? तो ये बात याद रखिएगा, ये प्रश्न कई जगह पूछा गया है। अबुल हसन को, किसको? अबुल हसन को। ये एक चित्रकार था जिसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। अबुल हसन को याद रखिएगा, किसने दी? जहांगीर ने। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। पूछा जा रहा है कि जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई? अभी आपने देखा कि नादिर उल जमा अबुल हसन को दिया जहांगीर ने। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि नादिर उल अस्त्र इसकी उपाधि किसको दी गई? तो याद रखिएगा उस्ताद मंसूर को। तो यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो उस्ताद मंसूर है ये पक्षियों का बहुत अच्छा चित्रकार था। क्लियर है? ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। और इसको जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी। अगला है प्रश्न संख्या 14। इसी प्रश्न में देखिए पूछ लिया गया कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उस्ताद मंसूर। तो यहां पर प्रश्न संख्या 14 का डी विकल्प सही हो जाएगा। और इस उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? नादिर उल अस्त्र। ठीक है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा को फारसी में लिखा था? तो याद रखिएगा उसका नाम था जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी और उस आत्मकथा का नाम था तुझके ए जहांगीर। क्या नाम था? तुझके ए जहांगीर। और ये किस में लिखी गई थी? फारसी में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 15 का सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था किसने? तो याद रखिएगा ये जो अबुल फजल के हत्यारा था कौन? बुंदेला सरदार राजा बीर सिंह। ठीक है? उसको किसने पुरस्कृत किया? इसी जहांगीर ने। और अगर आपको याद है तो इसी जहांगीर ने जब अबुल फजल को बुलाया था अकबर ने, तो इसी जहांगीर के कहने पर बुंदेला सरदार राजा बीर सिंह ने इसकी हत्या करवा दी थी। ठीक है? तो ये बात भी याद रखेंगे। इसीलिए अबुल फजल के हत्यारों को पुरस्कृत कौन करेगा? जिसने इसके लिए हत्या के लिए भेजा होगा। तो वो कौन था? जहांगीर। तो इसलिए प्रश्न संख्या 16 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। पूछा जा रहा है कि खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो याद रखिएगा खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। ठीक है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 17 का बी विकल्प से हो जाएगा। जहांगीर के सबसे बड़े लड़के का नाम था खुसरो। और खुसरो के संदर्भ में भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और जो कई बार पूछा गया है कि याद रखिएगा ये जो खुसरो है ये जब जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठा तो उसके बाद 1606 में ही इसने विद्रोह खड़ा कर दिया। किसने? खुसरो ने। और इनकी सहायता कर रहे थे कौन? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। किसकी? खुसरो की। यही कारण है कि जहांगीर ने खुसरो की सहायता के आरोप में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। ठीक है? तो यह भी बात याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिलवाई तो आपका जवाब होगा जहांगीर ने। और किस आरोप में? तो इसको आरोप था कि जो मेरा सबसे बड़ा लड़का है खुसरो जिसने विद्रोह कर दिया उसको ये सहायता दे रहा है। ठीक है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 17 का बी विकल्प सही होगा। और अन्य तथ्यों को भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 18 देखिए। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? इतनी बात तो तय हो गई कि ये जो नूरजहां थी ये जहांगीर की पत्नी थी और इसका जो मूल नाम था वो था मेहरुनिशा। क्लियर है? अब देखिए ये जो नूरजहां है इसने एक गुट बनाया था। ठीक है? जिसका नाम पड़ा था नूरजहां गुट। ठीक है? और इसका जो उस समय का नाम था वो था जुनता दल। ठीक है? जुनता दल। ठीक है? अब ये देखिए जो नूरजहां का जुनता दल था इसमें कौन कौन से लोग थे पहले इसको क्लियर कर लीजिए ताकि इससे संदर्भित अगर भविष्य में प्रश्न बने तो आपसे गलत ना हो। तो याद रखिएगा इस गुट में नूरजहां के पिता यानी अब्बू जान इनके कौन? एतमाद उद्दौला वो भी शामिल थे। एतमाद उद्दौला को मिर्जा गियास बेग कहते हैं। ठीक है? ये नूरजहां के पिता थे। इस गुट में नूरजहां की मां भी थी जिनका नाम क्या था? असमत बेगम। इस गुट में नूरजहां का भाई भी शामिल था जिसका नाम था आसफ खां। यानी ये जो नूरजहां गुट था इसमें इनकी मां, पिता और भाई तीनों शामिल थे। उसके अलावा
इसका पुत्र जो कि जिसका नाम खुर्रम था, और यही शहजादा खुर्रम आगे चल के शाहजहां बनता है, वो भी इस गुट में शामिल था। ठीक है, तो याद रखिएगा नूरजहां के गुट में जहांगीर शामिल नहीं था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 18 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा ये जो एतमाद-उद-दौला का मकबरा है, ये किसने बनवाया था? तो ये नूरजहां ने बनवाया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 19 का सी विकल्प सही हो गया। और अभी जब मैं नूरजहां गुट की बात कर रहा था, जुनता दल की, तो मैंने वहां पर नूरजहां से और एतमाद-उद-दौला से एक रिलेशन बताया था आपको। क्या था? पिता का रिलेशन। ये जो नूरजहां थी, उनके पिता एतमाद-उद-दौला यानी मिर्जा गियास बेग थे, और इन्हीं एतमाद-उद-दौला का मकबरा इनकी लड़की नूरजहां ने बनवाया था। क्लियर है? अब एक बात और याद रखिएगा, ये आगरा में बना था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा, यमुना नदी के तट पर। एक प्रश्न और इस एतमाद-उद-दौला के मकबरे से कोरिलेट करके पूछा जाता है। आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे पहले पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा सबसे पहले जो पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ था वो कहां हुआ था? एतमाद-उद-दौले के मकबरे में। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 19 का सी विकल्प सही हो जाएगा, और इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि ये पिट्रा ड्यूरा क्या है भाई, तो याद रखिएगा दीवारों पर जो अर्ध कीमती पत्थर थे उनको जड़कर जो फूलों की नक्काशी की जाती थी उसी को कहा जाता था पिट्रा ड्यूरा। ठीक है, और उसका जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो इसी एतमाद-उद-दौले के मकबरे में करवाया गया था, जिसका निर्माण इसकी लड़की नूरजहां ने आगरा में करवाया था। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, पूछा जा रहा है कि न्याय की चेन किसने स्थापित की थी? ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये जो जहांगीर था, ये न्याय करने वाले राजा के तौर पर जाना जाता था, और इस जहांगीर ने आगरा के किले के पास एक सोने की जंजीर बनवाई थी, जिसमें लगभग 60 घंटे लगे थे, और जो अगर कोई न्याय पाने के लिए कोई फरियादी आए तो वो इसी घंटे को बजाता था और उसका न्याय स्वयं जहांगीर करता था। क्लियर है? तो यहां पर न्याय की जो चेन है वो संबंधित हो जाएगी जहांगीर से। तो प्रश्न संख्या 20 का सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, पूछा जा रहा है कि किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया? तो याद रखिएगा मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहली बार मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया गया। तो यहां पर प्रश्न संख्या 21 का सी विकल्प सही जाएगा। तो याद रखिएगा जहांगीर के समय में मराठों को उमरा वर्ग में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 22 देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसका नाम सभी मुगल फरमानों और सिक्कों पर लिखा जाता था। देखिए मैंने आपसे बताया था कि जब जहांगीर की शादी हुई मेहरुनिशा से, तो उसके बाद जहांगीर ने इसको जो उपाधि दी वो नूरजहां की थी। ठीक है, और जहांगीर नूरजहां से बहुत अत्यधिक प्रेम करता था, और प्रेम इस कदर था कि वो जहां जाता था वहां पर नूरजहां को अपने साथ रखता था, और इस प्रकार नूरजहां का हस्तक्षेप जो है वो धीरे धीरे शासन प्रणालियों में शामिल होने लगा। और यही कारण है कि जहांगीर के नाम के साथ साथ अब सिक्कों पर भी उसकी मलिका नूरजहां का नाम लिखा जाने लगा। और याद रखिएगा आगे तो स्थिति ये भी बनी कि जो शाही फरमान जारी किया जाता था जहांगीर की तरफ से, उसमें भी सम्राट के नाम के साथ साथ नूरजहां का नाम लिखा जाने लगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा उस बेगम का नाम क्या था? नूरजहां। जहांगीर की बेगम नूरजहां था उसका नाम। यहां पर प्रश्न संख्या 22 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23, पूछा जा रहा है कि उस मुगल शहंशाह का नाम बताइए जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किया था। तो याद रखिएगा उसका नाम था जहांगीर। याद रखिएगा इसने शराब और अन्य जो मादक पदार्थ थे उनके सेवन पर प्रतिबंध किया था। किसने? जहांगीर ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 23 का सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24, पूछा जा रहा है कि एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा उस डच पर्यटक का नाम था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। तो यहां पर प्रश्न संख्या 24 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये जो फ्रांसिस्को पेलसर्ट था ये एक डच पर्यटक था, और इसके द्वारा जहांगीर के शासनकाल का एक मूल्यवान विवरण प्रस्तुत किया गया अपनी पुस्तक के माध्यम से। तो यहां पर प्रश्न संख्या 24 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25 में आपसे पूछा जा रहा है परचिनकारी यानी पिट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए मैंने अभी आपसे इस बात का जिक्र किया था कि पिट्रा ड्यूरा ये दीवारों पर एक अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की जो नक्काशी की जाती थी उससे संबंधित है पिट्रा ड्यूरा। और याद रखिएगा मैंने अभी आपसे बताया था कि जो एतमाद-उद-दौला का मकबरा था, इस एतमाद-उद-दौला के मकबरे का निर्माण जो नूरजहां ने आगरा में करवाया था, इसमें सर्वप्रथम इस पिट्रा ड्यूरा नामक जड़ाऊ कार्य किया गया था। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर प्रश्न संख्या 25 का ए विकल्प सही हो जाएगा। दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना यह पिट्रा ड्यूरा से संबंधित है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 26, यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। देखिए ये जो पहला नाम लिखा है वो बाबर का है, और बाबर से संबंधित क्या हो जाएगा?
तो यहां पर बाबर से आप संबंधित करेंगे संभल की जामा मस्जिद को। देखिए इसी बात का जिक्र मैं कल कर रहा था पिछली क्लास में कि वहां पर जामा मस्जिद पूछा था और वहां पर अकबर द्वारा कराए गए कार्य पूछा था, लेकिन जामा मस्जिद कहां की ये स्पष्ट नहीं था। लेकिन यहां पर देखिए ये स्पष्ट कर दिया गया कि संभल की जामा मस्जिद की बात हो रही है। देखिए यहां पर अकबर भी है, अगर यहां संभल नहीं लिखा रहता तब आप इसको कोरिलेट कर लेते फतेहपुर सीकरी से भी। तो अगर जामा मस्जिद संभल लिख दिया तो आप इसे सीधे कोरिलेट करेंगे किससे? बाबर से। ठीक है, तो यहां पर आप ए को कोरिलेट करेंगे पहले के साथ। दूसरा लिखा है हुमायूं, हुमायूं को किससे कोरिलेट करेंगे? तो देखिए हुमायूं जो है इसके संदर्भ में आपने एक बात पढ़ी थी कि दिल्ली में हुमायूं से संबंधित है दीन पनाह। ठीक है, याद रखिएगा यही हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं कि हुमायूं का मकबरा कहां पर? दिल्ली दीन पनाह। तो यहां पर बी को आप कोरिलेट करेंगे दूसरे के साथ। और अगर मैं आपको पूछूं ये जो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में दीन पनाह में है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपका सीधा जवाब होगा कि हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम के द्वारा किया गया था और एक वास्तुकार था जिसका नाम था मीरक मिर्जा गियास, उसके द्वारा इसका वास्तुकार का कार्य किया गया था। क्लियर है? तो ये सारी बातें जब भी आए तो उसको आप पीछे से कोरिलेट कर लिया करिए। सी में लिखा है अकबर, अकबर को आप किससे कोरिलेट करेंगे? तो देखिए अकबर को कोरिलेट करेंगे जहांगीरी महल से। तो यहां पर सी को कोरिलेट कर लीजिएगा तीसरे से। अब देखिए इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं कल जब ये प्रश्न बन रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा इमारत है जो फतेहपुर सीकरी में नहीं। तो वहां पर दो इमारतें आपने ऑप्शन में देखी थी, एक देखी थी जहांगीरी महल और दूसरा देखा था एक अकबरी महल। ये दोनों कहां पर है? आगरा में, फतेहपुर सीकरी में नहीं। और किसके द्वारा निर्मित है? अकबर द्वारा। क्लियर है? डी विकल्प में लिखा है जहांगीर, तो याद रखिएगा जहांगीर के द्वारा ही अकबर के मकबरे का के कार्य को पूर्ण कराया गया था। और अकबर का मकबरा कहां था? सिकंदरा, आगरा में। क्लियर? तो यहां पर आप डी को कोरिलेट कर देंगे चौथे के साथ। जो सही कोड बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 का। 1 2 3 4 के आधार पर प्रश्न संख्या 26 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27 पूछा जा रहा है कि जो गोविंद महल है जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है ये कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो गोविंद महल है ये मध्य प्रदेश के दतिया में है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 27 का ए विकल्प से हो जाएगा कि गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में है। याद रखिएगा ये जो गोविंद महल है इसका निर्माण 1614 ईस्वी में किसने करवाया था? राजा बीर सिंह के द्वारा। तो याद रखेंगे राजा बीर सिंह देव के द्वारा 1614 ईस्वी में गोविंद महल का निर्माण कराया गया था। ये मध्य प्रदेश के दतिया में है और याद रखिएगा ये 7 मंजिला इमारत है। क्लियर? ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 28 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां पर पहला लिखा है अकबर का मकबरा। तो अभी चर्चा हुई कि अकबर का मकबरा कहां है? सिकंदरा, आगरा में। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है जहांगीर का मकबरा। तो देखिए जो जहांगीर का मकबरा है ये कहां पर है? तो आप सभी इस बात से परिचित हैं कि जो जहांगीर का मकबरा है वो लाहौर में है। ठीक है, और अभी मैंने आपसे ये बताया था कि जहांगीर का मकबरा लाहौर में कहां पर है? तो आपसे कहा था सहदहा में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सहदहा लाहौर में जहांगीर का मकबरा है। अगला देखिए सी विकल्प में लिखा है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में, ये भी तथ्य सही है। और अगला लिखा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में। तो याद रखिएगा शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं है। ये आप पढ़ चुके हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि शेख निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वो कहां पर है? दिल्ली में। ठीक है, और अजमेर में किसका है? तो अजमेर में मकबरा है मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का। ठीक है, अजमेर में किसका है? मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का मकबरा अजमेर में और निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में। अब देखिए निजामुद्दीन औलिया की बात हुई है तो आपको इनकी उपाधि भी बतानी होगी। तो याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया की उपाधि थी महबूब ए इलाही। क्लियर है? महबूब ए इलाही किसकी उपाधि थी? निजामुद्दीन औलिया की। और याद रखिएगा खुसरो यानी अमीर खुसरो, हसन अहमद देहलवी, ठीक है, शेख नासिरुद्दीन महमूद, ये सभी इनके प्रमुख शिष्य थे। किसके? निजामुद्दीन औलिया साहब के। अमीर खुसरो, हसन अहमद देहलवी और शेख नासिरुद्दीन महमूद। और शेख नासिरुद्दीन महमूद के बारे में आपने पढ़ा है कि इसको कहा जाता था चिराग ए दिल्ली। क्लियर है? तो देखिए ये सारी बातें आपको रिलेट करके याद रखिएगा। अगला देखिए इस प्रकार यहाँ पर जो जहांगीर से संबंधित जो भी प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चल रहे हैं। अगला जो नाम है वो है शाहजहां का। क्लियर है? आइए शाहजहां से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको कवर करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ कर समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो याद रखिएगा बनारस और इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा समाप्त करने के लिए जो शाहजहां के सामने बनारस के पंडित गए थे उसका नेतृत्व कर रहे थे कविंद्राचार्य। कौन नेतृत्व कर रहे थे? कविंद्राचार्य। तो इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। कविंद्राचार्य बनारस के पंडितों का नेतृत्व कर रहे थे। तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 को आप सी विकल्प से कोरिलेट करेंगे। अब देखिए किसकी बात हो रही है? शाहजहां के समय में ये गए थे ना। तो याद रखिएगा जो शाहजहां का ड्यूरेशन था ये 1628 से 1658 था। कितना था? 1628 से 1658 तक शाहजहां का ड्यूरेशन था। ठीक है, यानी शासनकाल था।
याद रखिएगा, अभी आपने ये पढ़ा था कि शाहजहां जो था इसका मूल नाम क्या था? खुर्रम, ठीक है, और ये जहांगीर का लड़का था और ये उस गुट में शामिल था, नूरजहां गुट में, क्लियर है, और इसका जन्म हुआ था लाहौर में। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि शाहजहां के शासन काल का राजकवि कौन था? तो याद रखिएगा, शाहजहां के समय में जो इसका राजकवि था वो था कवि कलीम। कौन था? कवि कलीम। तो यहां पर प्रश्न संख्या 2 का ए विकल्प सही हो जाएगा। ये जो कवि कलीम है ये शाहजहां के शासनकाल में इनका राजकवि था। याद रखिएगा, ये जो कवि कलीम है इसका एक और नाम है, जिस नाम है अबू जलीह। क्या कहते थे? अबू जलीह। तो ये भी नाम याद रखेंगे, अबू जलीह, ठीक है। तो हो सकता है इन दोनों में से कोई नाम आपको दे दिया जाए, तो याद रखेंगे अबू जलीह लिखा रहे या कलीम, आप इसको सीधे शाहजहां से कोरिलेट करेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो याद रखिएगा, ये जो मुमताज महल है इसका असली नाम है अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का ए विकल्प सही हो जाएगा। और ये जो मुमताज महल है इनका विवाह किसके साथ हुआ था? तो शाहजहां के साथ, क्लियर। तो याद रखिएगा, जहांगीर के लड़के शाहजहां के साथ विवाह हुआ था, किसका? अर्जुमंद बानो बेगम, और जिनका बाद में नाम पड़ा मुमताज महल, क्लियर। तो याद रखिएगा इस बात को। और ये जो सी विकल्प में मेहरुनिशा लिखा है, ये किसका, इनका ये किस नाम से संबंधित है? तो इनका बाद में नाम पड़ा था नूरजहां और ये जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे और ये कंफ्यूजन पेपर में नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है कहां पर? तो आइए विकल्प को देखते हैं। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकल्प ए, ताजमहल। याद रखिएगा, ये जो ताजमहल है इसका निर्माण आप सभी इस बात से परिचित हैं कि शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, और शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण के लिए भारत, ईरान और मध्य एशिया के डिजाइनरों और वास्तुकारों को बुलाकर करवाया था। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि भारतीय और ईरानी जो शैली का सर्वप्रथम मिश्रण देखने को मिलता है वो कहां पर? ताजमहल में। और अगर इसके निर्माता की बात करें तो इसमें प्रमुख नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी का, क्लियर। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा, शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, क्लियर। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें कि दिल्ली के लाल किले की, तो ये भी याद रखिएगा कि दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां के द्वारा ही निर्मित कराया गया था, क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की जो राजधानी है वो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो याद रखिएगा, दिल्ली जो स्थानांतरित की गई राजधानी वो भी की गई किसके समय में? शाहजहां के समय में। इसलिए प्रश्न संख्या 6 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अभी आपने देखा था कि ये जो शाहजहां है इसका ड्यूरेशन 1628 से 1658 के बीच में था, और जब शाहजहां 1628 में गद्दी पर बैठा तो वो गद्दी पर बैठा था कहां पर? उसका राज्याभिषेक कहां हुआ था? आगरा में, ठीक है। और उसने बाद में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, तो उस समय उसका नाम रखा था शाहजहानाबाद, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे पूरी बात। अगला देखिए, और एक बात और पूछी जा सकती है कि जो शाहजहां गद्दी संभाला, जब इसका राज्याभिषेक हुआ तो इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो याद रखिएगा, शाहजहां ने जो उपाधि धारण की थी वो थी अबुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की। अबुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण की थी किसने? शाहजहां ने, क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो अभी हमने आपसे बताया था कि जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसी के साथ साथ दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। प्रश्न संख्या 7 का यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि उपनिषदों का जो फारसी अनुवाद है ये किस मुगल सम्राट के शासन काल में हुआ? तो यहां पर देखिए दो प्रश्न बनेंगे। पहली बात तो आपसे ये पूछी जा रही है कि उपनिषदों का जो फारसी अनुवाद है ये किस मुगल शासक के शासन काल में हुआ? तब तो आपका जवाब हो जाएगा विकल्प ए, शाहजहां के शासन काल में। लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि जो फारसी अनुवाद शाहजहां के शासन काल में हुआ ये किसके द्वारा करवाया गया था, तो याद रखिएगा आपका सही जवाब होगा दारा सिको। तो याद रखिएगा, शाहजहां के शासन काल में दारा सिको ने लगभग 52 उपनिषदों का अनुवाद कराया था, फारसी अनुवाद। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो दारा सिको ने फारसी अनुवाद कराया उपनिषदों का, तो किस शीर्षक के साथ कराया ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा उस शीर्षक का नाम है सिर्र ए अकबर, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, देखिए इसी से संबंधित यह प्रश्न बन रहा है कि दारा सिको ने किस शीर्षक के साथ उपनिषदों का फारसी अनुवाद कराया था? तो याद रखिएगा, शाहजहां के शासनकाल में दारा सिको ने जो लगभग 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद कराया उसका शीर्षक क्या था? सिर ए अकबर। तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है कि अधोलिखित में
कौन एक दारा सिकों की रचना है? अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा बनाया गया। देखिए दारा सिकों की जो रचना अगर पूछी जाएगी तो ये जो देखिए ई विकल्प में सिर ए अकबर लिखा है, ये तो उपनिषदों का फारसी अनुवाद था इस शीर्षक के नाम से, सिर ए अकबर, जो कि दारा सिकों से संबंधित है। लेकिन जो इसकी रचना थी वो कौन सी रचना थी? तो याद रखिएगा इसकी रचना का नाम था मज्म उल बहन। यहां पर डी विकल्प सही होगा, और इसको एक नाम और दिया जाता है मज्म उल बहरीन। ठीक है, तो मज्म उल बहरीन नाम से दारा सिकों की रचना है। तो प्रश्न संख्या 10 का डी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि दारा सिकोह किस स्थान पर दफनाया गया था? तो याद रखिएगा जो दारा सिकोह है इसे हुमायूं के मकबरे के पास दफनाया गया, यानी हुमायूं के मकबरे के परिसर में दफनाया गया। तो इसका जवाब क्या सही हो जाएगा? दिल्ली सही हो जाएगा। तो यहां पर प्रश्न संख्या 11 का ए विकल्प सही हो जाएगा, दारा सिकोह को दिल्ली में दफनाया गया। और किसके मकबरे के परिसर में? तो हुमायूं के मकबरे के परिसर में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो देखिए अभी चर्चा हुई है कि ये जो दारा सिकोह था इसी के द्वारा उपनिषदों का फारसी अनुवाद कराया गया, और इस प्रकार हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुस्लिम था उसका नाम क्या हो जाएगा? दारा सिकोह। ठीक है, और अभी हमने आपसे बताया था कि दारा सिकोह जो था वो शाहजहां के 4 लड़कों में से सबसे बड़े लड़का का नाम है। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, पूछा जा रहा है कि जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है वो शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो याद रखिएगा जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है वो शाहजहां को उपहार में देने वाले का नाम है मीर जुमला। ठीक है, तो याद रखिएगा मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट में दिया था। किसने? मीर जुमला ने। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, पूछा जा रहा है कि किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया? तो याद रखिएगा ये जो बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा था, इसको समाप्त करने का जो श्रेय है वो शाहजहां को जाता है। तो प्रश्न संख्या 14 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय दक्कन का गवर्नर रहा था? तो याद रखिएगा शाहजहां के शासनकाल में दक्कन का जो अधिकांश गवर्नर रहा वो कौन रहा? औरंगजेब। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 15 का डी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, पूछा जा रहा है कि किस सन में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था? तो मैंने अभी आपसे ड्यूरेशन बताया था 1628 से 1658 के बीच। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा कि 1628 ईस्वी में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 16 का ए विकल्प सही हो जाएगा। और मैंने आपको शाहजहां की उपाधि भी बताई थी, अबुल मुजफ्फर जिहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरण ए सानी। क्लियर? अगला देखिए, और ये भी बताया था कि शाहजहां का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहां हुआ था? आगरा में, और बाद में इसने आगरा से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली की थी, और जिस क्षेत्र का नाम इसने रखा था शाहजहानाबाद। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 में आपसे पूछा जा रहा है कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? देखिए ये जो प्रश्न है ये बहुत साधारण प्रश्न है, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा आप लोगों को हो जाता है, आप ही लोगों ने ये बताया कि परीक्षा में जब हॉल में आप पहुंचते हैं तो आप लोग नूरजहां और मुमताज महल के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अब ये बात तो बिल्कुल पक्की हो जानी चाहिए कि ऑनलाइन स्टडी ग्रुप का कोई भी सदस्य अब इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा। स्पष्ट रूप से आपको बता दिया गया है कि जो नूरजहां थी, ये नूरजहां किसकी पत्नी थी? ये जहांगीर की पत्नी थी। इसका मूल नाम क्या था? मेहरुनिशा था। ठीक है, और ये जो ताजमहल बनवाया था ये शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में बनवाया था, और शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज महल था, और मुमताज महल का मूल नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? मुमताज महल, जिनका मूल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, और ये मुमताज महल शाहजहां की प्रिय बेगम थी। क्लियर है? इनकी शाहजहां की तो कई बेगम होती थी, उनमें सबसे प्रिय बेगम कौन थी? मुमताज महल। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था किससे? तो ये तो आप सभी जानते हैं कि संगमरमर से। प्रश्न संख्या 18 का डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से औरंगजेब की मां कौन थी? तो देखिए अभी प्रश्न आया था दारा सिकोह के संदर्भ में, तो मैंने आपसे बताया था कि जो शाहजहां का सबसे बड़ा लड़का था वो दारा सिकोह था। क्लियर? याद रखिएगा ये जो शाहजहां और उसकी पत्नी मुमताज महल थी, जिसका मूल नाम अर्जुमन बानो बेगम था, इसके 4 लड़के थे। एक दारा सिकोह, दूसरे का नाम था शाह सुजा, तीसरे का नाम था औरंगजेब, और चौथे का नाम था मुराद बख्श। ठीक है, ये 4 लड़के इसके थे। तो अब क्लियर हो गया ना कि औरंगजेब की मां कौन थी? मुमताज महल। तो यहां पर प्रश्न संख्या 19 का ए विकल्प सही हो जाएगा। और यदि हम इनकी पुत्रियों की बात कर लें, किसके? शाहजहां और मुमताज महल की, तो इसकी पुत्रियों में जो प्रमुख नाम आपको ध्यान में रखना है वो जहां आरा है, रोशन आरा है, और गोहन आरा है।
यानी इनकी पुत्रियों के नाम में आरा लगा हुआ है, जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 20। पूछा जा रहा है कि राजकुमार खुर्रम आगे चलकर किस नाम से वो सम्राट कहलाया। तो आप सभी को पता है, शुरुआत में भी इसका जिक्र किया गया कि जो शाहजहां था, इसका मूल नाम, बचपन का नाम था खुर्रम। ठीक है, और ये लाहौर में हुआ, तो आगे चल के खुर्रम क्या कहलाया? शाहजहां। तो प्रश्न संख्या 20 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में आपसे पूछा जा रहा है कि शाहजहां का जो प्रसिद्ध तख्त ए ताउस है, ये 1739 में कौन ले गया था। तो याद रखिएगा, यहां पर इसी प्रश्न में एक फैक्ट छुपा हुआ है। वो क्या है कि ये जो तख्त ए ताउस है, ये किस शासक से संबंधित है? शाहजहां से। और याद रखिएगा, ये जो शाहजहां का तख्त ए ताउस है, ये 1739 में एक फारसी आक्रमण हुआ था भारत में नादिर शाह के रूप में। क्लियर है? और जब नादिर शाह का 1739 में आक्रमण हुआ था, तो उस समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। क्लियर? तो इसी मोहम्मद शाह रंगीला के समय में जो शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताउस है, ये फारसी आक्रमक नादिर शाह अपने साथ ले गया था। ठीक है, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह जो है, ये 1739 में शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताउस ले गया। क्लियर? और उस समय शासन किसका था? मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला का, क्योंकि इससे भी संदर्भित प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर? आगे देखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22। पूछा जा रहा है कि उस शासक को जिसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया। अब देखिए, औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? शाहजहां था। जब शाहजहां का स्वास्थ्य गिरने लगा और उसके चारों बेटों के बीच में शासक बनने के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया और उसमें औरंगजेब विजयी हुआ, तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। ठीक है, तो यहां पर औरंगजेब ने किसको कैद कर दिया? तो शाहजहां को। तो यहां पर प्रश्न संख्या 22 का बी विकल्प से हो जाएगा। और याद रखिएगा, 1666 में, कब? 1666 में शाहजहां की डेथ हो गई। क्लियर है? तो याद रखिएगा इस बात को। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23। पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। तो याद रखिएगा, शाहजहां ने जो शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, वो अपने सबसे बड़े लड़के दारा शिकोह को दी थी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 23 का ए विकल्प से हो जाएगा। तो याद रखिएगा, शाहजहां ने अपने सबसे बड़े लड़के दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। अब देखिए, यहां पर भी एक प्रश्न मिल गया। आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि मुगल काल का स्वर्ण युग किसका था? तो शाहजहां के शासन काल का। पूर्व में आप पढ़ चुके हैं कि जो चित्रकारी का स्वर्ण युग था, वो किसका था? जहांगीर का। और ओवरऑल जो मुगल काल का स्वर्ण युग था, वो किसका था? शाहजहां का। स्थापत्य कला का अगर पूछा जाए मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, तो वो भी शाहजहां का था। क्लियर? तो अब यह प्रश्न उठता है कि किस इतिहासकार ने इसका विवरण दिया। तो याद रखिएगा, एक इतिहासकार है जिनका नाम है डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 24 का सी विकल्प से हो जाएगा। और याद रखिएगा, ये जो डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव साहब हैं, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है मुगल कालीन भारत। उसी में इन्होंने कहा कि जो शाहजहां का शासन काल है, ये भारत के जो मध्यकालीन युग था, उसमें ये स्वर्ण युग था। ठीक है, यानी मुगल काल का ये स्वर्ण युग था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25। पूछा जा रहा है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच जो झगड़े की जड़ थी, वो क्या थी। तो याद रखिएगा, ये जो ईरान के शाह और मुगलों के बीच जो संघर्ष की जड़ थी, वो थी कांधार। तो यहां पर प्रश्न संख्या 25 का बी विकल्प से हो जाएगा। याद रखिएगा, कांधार को दोनों अपने पास रखना चाहते थे। ठीक है, और दोनों ने अपने प्रतिष्ठा का विषय बना दिया था इसे, कांधार को। इसीलिए ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच ये झगड़े का जड़ था। कौन? कांधार। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26। पूछा जा रहा है कि विश्व प्रसिद्ध जो तख्त ताउस है, निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था। तो याद रखिएगा, अभी इस पर चर्चा हुई थी कि जो दिल्ली का लाल किला है, इसी में एक दीवाने आम है। दीवाने आम की दीवार के पीछे एक कोष्ठ में इसी तख्त ताउस को रखा गया था। और ये किस शासक से संबंधित है तख्त ताउस? तो याद रखेंगे, शाहजहां से संबंधित है। और कौन इसको लेकर चला गया था? तो 1739 में जो नादिर शाह का आक्रमण था मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, वही शाहजहां का तख्त ताउस लेकर गया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या आपका 26 का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। दिल्ली के लाल किला के दीवाने आम में यह तख्त ताउस रखा गया था। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 27। पूछा जा रहा है कि कांधार से निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का लगा। देखिए, जो अभी आप ये ऊपर पढ़ रहे थे कि कांधार जो था, ये ईरान के शाह और मुगल के बीच संघर्ष का जड़ था और दोनों ने अपना प्रेस्टीज इशू बना लिया था कांधार को लेकर। तो ये कांधार का जो इलाका है, वो शाहजहां के शासनकाल में ही 1649 में ये फिर से ईरान के अधिकार में चला गया। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर क्या हो गया, और ये शाहजहां के समय में जो कांधार ईरानियों के हाथ में गया, ये अंतिम रूप से मुगल के अधिकार क्षेत्र से ये निकल गया। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 27 का डी विकल्प से जाएगा।
सामरिक महत्व के केंद्र की दृष्टि से एक मुगल साम्राज्य को बहुत बड़ा धक्का लगा कांधार के निकल जाने के कारण। ठीक है, और ये पूछ लिया जाए किसके शासनकाल में, तो आपका जवाब होगा शाहजहां के शासनकाल में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 28, पूछा जा रहा है कि शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था। तो याद रखिएगा, ये जो शाहजहां का बल्ख अभियान था, ये काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखां में एक मित्र शासक को लाने का ये पूरा अभियान था। देखिए हुआ क्या था कि जो ये बादशाह शाहजहां था, ये करना क्या चाहता था कि मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के राज्यों के बीच एक शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहता था। और उसके इस बल्ख अभियान से उसने काबुल की सीमा से सटे इस बल्ख और बदशां में एक मित्र शासक को ये लाना चाहता था, ताकि ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच ये बफर राज्य बन सके। क्लियर है, तो याद रखिएगा, तो यहां पर प्रश्न संख्या 28 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29, यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। यहां पर विकल्प ए में लिखा है अलाई दरवाजा। देखिए आप इस बात को जानते हैं कि जो अलाई दरवाजा है ये दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट है, और इसका निर्माण किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहां पर ए को आप किससे कोरिलेट करेंगे, पहले के साथ। दूसरा लिखा है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, तो आप सभी जानते हैं कि बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया, तो आप बी को कोरिलेट करेंगे दूसरे के साथ। देखिए मोती मस्जिद दो है, एक मोती मस्जिद है आगरा में और एक मोती मस्जिद है दिल्ली में। याद रखिएगा जो आगरा में मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाया था, इसलिए आप सी को कोरिलेट करेंगे तीसरे के साथ। और जो मोती मस्जिद दिल्ली में है वो औरंगजेब ने बनवाया था, तो ये डी को आप कोरिलेट करेंगे मोती मस्जिद दिल्ली को औरंगजेब के साथ, चौथे के साथ। जो आपका सही कोड बनेगा वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बनेगा। यहां पर जरा एक तथ्य और मैं स्पष्ट कर दूं और आपको यहीं पर रिकॉल करा दूं कि जो दिल्ली में जामा मस्जिद है इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। तो ये दोनों बातें याद रखेंगे कि मोती मस्जिद आगरा का और दिल्ली का जामा मस्जिद ये शाहजहां के द्वारा निर्मित कराया गया था। क्लियर है। देखिए हुआ क्या था कि जब आप दिल्ली किले को अगर आपने देखा होगा, या जिन लोगों ने नहीं देखा है वो ईश्वर करें उनको जल्द से जल्द सफलता मिले, और वो भारत में जितने भी प्राचीन काल की या मध्यकाल की जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं उनको देखने का उनको अवसर मिले। और जब आप इन जगहों पर जाएंगे और जब आपने उसको पढ़ रखा है तो उन तथ्यों को जब आप कोरिलेट करके उस चीजों को देखेंगे तो वो वाकई में अलग अनुभूति होती है। जिन लोगों ने कोरिलेट किया होगा वो इस भावना को समझ रहे होंगे, और जिन लोगों ने अभी नहीं किया है किसी कारणवश, तो वो आप जॉब लेने के बाद जब आप दर्शन के लिए निकलेंगे अपने प्राचीन और मध्यकालीन समय के इमारतों का, तो उस समय आप ये निश्चित रूप से अनुभव करेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि दिल्ली किले में शाहजहां के शासनकाल में उसने किले के अंदर किसी मस्जिद का निर्माण नहीं कराया था। दिल्ली किले के पास ही ये जामा मस्जिद है, उसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। हालांकि दिल्ली किले का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया, लेकिन उसने मस्जिद का निर्माण दिल्ली किले के बाहर करवाया, जामा मस्जिद। जब औरंगजेब का शासनकाल आया तब उसने दिल्ली के लाल किला के ही अंदर एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम रखा गया मोती मस्जिद। ठीक है, सफेद रंग की मस्जिद है ये, तो मोती मस्जिद, इसलिए ये औरंगजेब के समय में बनी। तो ये सारी बातें आप ध्यान में इसको रखेंगे। तो यहाँ पर जो सही कूट है वो बन रहा है आपका 1 2 3 4 का, और 1 2 3 4 के आधार पर सी विकल्प आपका आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या, अब हम लोग अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। हाँ, ये हम लोगों का शाहजहां का जो जितने भी प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए। अब जो अगला शासक है वो है औरंगजेब। क्लियर है। औरंगजेब को देखिए जरा, यहां पर प्रश्न संख्या 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, यानी किसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक कराया था। क्लियर। याद रखिएगा, इसका जो पहला राज्याभिषेक हुआ था वो जुलाई 1658 में हुआ था, और जो दूसरा राज्याभिषेक हुआ था वो जून 1659 में हुआ था, यानी एक 1658 में और दूसरा हुआ था 1659 में। ठीक है, और 2 बार राज्याभिषेक हुआ, या 2 बार शासन पर बैठा था पूर्व में हुमायूं भी, ये भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, पूछा जा रहा है कि धर्मट का जो युद्ध है ये किसके बीच लड़ा गया था। तो याद रखिएगा, ये जो धर्मट जगह है ये मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास है। ठीक है, ये धर्मट जगह कहां पर है, मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास। याद रखिएगा, ये जो धर्मट का युद्ध है ये 1658 में हुआ था। कब हुआ था, 1658 में। और ये युद्ध औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1658 में धर्मट का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ, जिसमें दारा सिको पराजित हुए थे। याद रखिएगा, ये जो धर्मट जगह है ये मध्य प्रदेश में उज्जैन के निकट है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा, औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को दुर्बल कर दिया था। तो याद रखिएगा, औरंगजेब के उस पुत्र का नाम था मुहम्मद अकबर। ठीक है, वो अकबर महान नहीं, ये औरंगजेब का दूसरा लड़का था जो कि उसका नाम भी था मुहम्मद अकबर। ठीक है, इस मुहम्मद अकबर ने, जो कि औरंगजेब का पुत्र था, इसने 1681 में विद्रोह कर दिया, और इसके विद्रोह के कारण
इसके पिता की राजपूतों के खिलाफ जो स्थिति थी वो बहुत दुर्बल हो गई थी। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, पूछा जा रहा है कि किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो याद रखिएगा उस मुगल सेनापति का नाम था जय सिंह। तो यहां पर प्रश्न संख्या 4 का बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए औरंगजेब का शासन था और औरंगजेब ने ही राजा जय सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना शिवाजी के दमन के लिए 1665 में भेजी थी। पुरंदर का किला मुगलों ने जीत लिया और रायगढ़ का जो एरिया था वो पूरे घेरेबंदी हो गई, लेकिन इसके बावजूद शिवाजी के साथ संधि हुई, जिस संधि को पुरंदर की संधि जून 1965 के नाम से जानते हैं। और ये जो संधि हुई थी ये किसके बीच हुई? ये मुगल सेनापति के साथ शिवाजी की हुई थी और उस मुगल सेनापति का नाम जय सिंह। तो यहां पर आप प्रश्न संख्या 4 को बी विकल्प के साथ कोरिलेट करेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, पूछा जा रहा है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। तो याद रखिएगा औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 5 का यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और जो औरंगजेब के समकालीन थे वो उसे शाही दरवेश भी कहते थे। ठीक है, जो उसके समकालीन थे उसको क्या समझते थे? शाही दरवेश। तो याद रखिएगा इसे भी आप किसके साथ कोरिलेट करेंगे? औरंगजेब। और जिंदा पीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब। होता यह था कि जब वो दूसरों के लिए कोई बात लागू करने के लिए कहता था तो वो स्वयं पर भी उसको इंप्लीमेंट करके देखता था। कौन? औरंगजेब। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि औरंगजेब ने दक्षिण के जिन 2 राज्यों पर विजय हासिल की वो कौन था। तो याद रखिएगा औरंगजेब ने दक्षिण के जिन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की वो कौन थे? वो बीजापुर और गोलकुंडा थे। प्रश्न संख्या 6 का सी विकल्प सही हो जाएगा। याद करिए आप अभी जब शाहजहां को पढ़ रहे थे तो शाहजहां को पढ़ते समय एक प्रश्न आया था जिसमें यह पूछा गया था कि वो ऐसा कौन था जो कि दक्षिण पर ज्यादा समय उसने व्यतीत किया। तो वो कौन था उस समय? औरंगजेब था। ठीक है, तो याद रखिएगा औरंगजेब की उस समय की जो मंशा थी वो अभी अधूरी रही कि गोलकुंडा और बीजापुर को उसको लिया जाए। तो उसी मंशा को उसने पूरा किया और बीजापुर को 1686 में, बीजापुर को 1686 में और गोलकुंडा को 1687 में उसने अपने आधिपत्य में ले लिया। ठीक है, अब एक बात और यहां पर समझिए, एक प्रश्न और बनता है। आपसे यह पूछा जाता है कि जब बीजापुर को अपने अधीन लिया औरंगजेब ने तो उस समय बीजापुर किसका शासक कौन था? तो याद रखिएगा उस समय बीजापुर का शासक था सिकंदर आदिल शाह। ठीक है, यानी बीजापुर पर जब औरंगजेब का आक्रमण था तो उस समय बीजापुर का शासक कौन था? सिकंदर आदिल शाह। इसी तरह अगर हम बात कर लें गोलकुंडा की तो गोलकुंडा पर जब इसने आक्रमण किया तो उस समय वहां कौन था? तो उस समय अबुल हसन कुतुब शाह था। कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आपको ईयर भी याद रखना है और उस समय वहां का शासक कौन था ये भी याद रखना है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, देखिए यहां पर एक बीजापुर विजय का ईयर पूछ लिया गया। तो पूछा जा रहा है कि औरंगजेब ने बीजापुर कब जीता था? तो सबसे पहले बीजापुर 1686 में और उसके बाद 1687 में गोलकुंडा को जीता। तो यहां पर प्रश्न संख्या 7 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और उस समय बीजापुर का शासक कौन था? सिकंदर आदिल शाह। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो याद रखिएगा वो बादशाह था औरंगजेब। तो यहां पर प्रश्न संख्या 8 का डी विकल्प सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना थी उसमें सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ठीक है, और अगर हिंदुओं में भी पूछा जाए कि किसकी संख्या ज्यादा थी तो उसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 8 का डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया। तो देखिए आपने ये पढ़ा था कि अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1679 यानी 1679 में ये जो औरंगजेब था इसने फिर से जजिया कर को स्थापित कर दिया। तो यहां पर प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा जजिया कर को किसके शासनकाल में पुनः लाया गया? औरंगजेब के शासनकाल में 1697 को। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि औरंगजेब द्वारा लगाया गया जिहाद का अर्थ क्या है। तो देखिए जिहाद का अर्थ पूछा जा रहा है। अब जरा समझिए कि ये जिहाद का अर्थ क्या है। देखिए आप सभी को पता है कि औरंगजेब जो था वो एक बहुत उत्साही सुन्नी मुसलमान था और वो कुरान को कठोरता से लागू करने का प्रयास करता था। क्लियर? और उसने कहा कि इस कानून के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को गैर मुसलमान देशों के विरुद्ध धर्म युद्ध करना चाहिए और इसी धर्म युद्ध को कहा जाता है जिहाद। क्लियर? इसी धर्म युद्ध को क्या कहते हैं? जिहाद। अब देखिए जो गैर मुसलमान देश हैं उनके लिए एक टर्म प्रयोग होता है दारुल हर्ब। जो विकल्प ए में लिखा हुआ है ये दारुल हर्ब, ये प्रयोग होता है गैर मुसलमानी देशों के। तो जो गैर मुसलमानी कंट्रीज हैं यानी जो दारुल हर्ब हैं उनके विरुद्ध धर्म युद्ध करना यानी जिहाद करना चाहिए। कब तक? जब तक कि वे इस्लाम के राज्य, और इस्लाम के राज्य के लिए जो टर्म प्रयोग है वो है दारुल इस्लाम।
ठीक है, जब तक वो इस्लाम के राज्य यानी दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते तब तक उनके विरुद्ध धर्म युद्ध यानी जिहाद करना चाहिए। क्लियर, ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। तो यहां पर प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। यानी जिहाद का अर्थ क्या है, दारुल इस्लाम को स्टैब्लिश करना यानी इस्लाम के राज्य को स्थापित करना। ठीक है, तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 10 का बी विकल्प से, तो यहां पर आपने दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम दोनों के अर्थ को समझ लिया, और जजिया कर तो आप जानते ही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि बीबी का जो मकबरा है इसका निर्माता कौन है। तो देखिए जो बीबी का मकबरा है इसका निर्माता औरंगजेब है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 11 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि ये किस जगह पर है, तो याद रखिएगा ये जो बीबी का मकबरा है ये औरंगाबाद में है। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। याद रखिएगा ये जो बीबी का मकबरा है ये औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी के लिए बनवाया। तो औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या है, राबिया उद दौरानी, और इसी राबिया उद दौरानी के लिए जो औरंगाबाद में मकबरा बनवाया औरंगजेब ने उसी का नाम पड़ गया बीबी का मकबरा। और याद रखिएगा ये जो बीबी का मकबरा है इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। क्लियर, तो ये भी बात यहां पर आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर प्रश्न संख्या 11 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, एक फैक्ट और मैं यहां पर थोड़ा सा कोरिलेट करना भूल गया कि ये जो जिहाद शब्द है एक जगह और आपने पढ़ा था बाबर के समय, और आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि बाबर ने जिहाद का जो नारा है वो किस युद्ध के दौरान दिया था। तो याद रखिएगा खानवा के युद्ध में 1527 में, जो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ जिसको बाबर ने जीता था, उस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा लगाया था। तो इसको भी यहां पर कोरिलेट करके याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो अभी चर्चा हो गई कि रबिया उद दौरानी का जो बीबी का मकबरा है ये द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 12 का सी विकल्प से हो जाएगा, राबिया उद दौरानी का मकबरा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी। तो देखिए यहां पर सही जवाब क्या होगा, यहां पर याद रखिएगा मेहरुनिशा। यहां पर प्रश्न संख्या 13 का डी विकल्प से हो जाएगा, औरंगजेब की पुत्री का नाम मेहरुनिशा था। इसके अतिरिक्त जो औरंगजेब की पुत्री थी उसमें जेबुनिशा भी थी, जिंतुनिशा भी थी, बदरुनिशा भी थी। ठीक है, ये सभी पुत्रियां थी किसकी, औरंगजेब की। तो यहां पर प्रश्न संख्या 13 का डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, पूछा जा रहा है कि औरंगजेब को ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा साहिबात उज जमानी की जो उपाधि है वो किसको दी गई थी, जहां आरा को, और किसके द्वारा दी गई थी, औरंगजेब के द्वारा। तो यहां पर प्रश्न संख्या 14 का सी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी। ठीक है, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो जहां आरा है ये शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा शाहजहां और मुमताज महल की जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम जहां आरा था, और औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि संत रामदास को किसके शासन काल से संबंधित किया जाता है। तो देखिए संत रामदास को अगर सबसे क्लोज देखना हो तो आप टिक करेंगे औरंगजेब के। तो यहां पर याद रखिएगा प्रश्न संख्या 15 का डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए जो ये समर्थ रामदास थे जो कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत थे, इन्होंने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ये तीनों का समय देखा, यानी ये तीनों के समकालीन है। लेकिन जो सबसे ज्यादा क्लोज अगर है तो वो किसके हैं, औरंगजेब के। तो यहां पर इनकी जो प्रसिद्धि सबसे ज्यादा औरंगजेब के समय में, इसलिए आप प्रश्न संख्या 15 का डी विकल्प सही करेंगे। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, पूछा जा रहा है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो अभी चर्चा हो गई कि दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी। तो यहां प्रश्न संख्या 16 का डी विकल्प सही हो जाएगा, और जो आगरा में मोती मस्जिद है वो शाहजहां के द्वारा। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 में आपसे पूछा जा रहा है कि किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। तो याद रखिएगा उन सिख नेता का नाम था तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। तो यहां पर प्रश्न संख्या 17 का सी विकल्प से जाएगा, गुरु तेग बहादुर के इस्लाम धर्म ग्रहण न करने के कारण औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी थी। अब देखिए यहां पर एक फैक्ट और कोरिलेट करिए कि आपने देखा था कि जहांगीर ने भी एक फांसी दिलवाई थी किसको, 5वें गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, तो यहां पर जो डी विकल्प है, जो अर्जुन देव है ये इनको किसने फांसी दिलवाई थी, जहांगीर ने, और तेग बहादुर को किसने दिलवाई, हत्या करवाई, तो ये किसके समय में, औरंगजेब के समय। क्लियर, तो याद रखिएगा इसको। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो याद रखिएगा आप सभी जानते हैं कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 18 का डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि किसको उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद करवा दिया था। तो इस पर अभी चर्चा हुई थी कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को ही आगरा के किले में कैद करवाया, और एट लास्ट 1666 ईस्वी में शाहजहां की डेथ हो गई। तो यहां पर प्रश्न संख्या 19 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए औरंगजेब के संदर्भ में एक बात और याद आ रही है कि औरंगजेब को बीड़ा बजाने में की भी कला थी।
तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। तो देखिए औरंगजेब की जो डेथ हुई वो 1707 में हुई अहमदनगर में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ईयर आपसे पूछ लिया जाता है कि औरंगजेब की डेथ कब हुई, तो 1707 में अहमदनगर में। याद रखिएगा उसकी डेथ के बाद औरंगजेब के उसका उत्तराधिकारी उसका एक 63 वर्ष का लड़का जिसका नाम था मोहम्मद मुअज्जम, वो जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ औरंगजेब के लड़कों के बीच में उसमें ये जीता और मोहम्मद मुअज्जम जो है ये उत्तराधिकारी बना औरंगजेब का। तो इसलिए प्रश्न संख्या 20 का डी विकल्प सही हो जाएगा। और जब ये मोहम्मद मुअज्जम शासक बना तब इसने जो नाम रखा वो क्या थी, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये मुगल सम्राट बना और ये इसका मूल नाम क्या था, मोहम्मद मुअज्जम, और किसका उत्तराधिकारी था, औरंगजेब का। और जो इसका ड्यूरेशन है बहादुर शाह प्रथम का वो 1707 से 1712 तक है। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे और आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक कराया था, एक 1658 में और एक 1659। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 21 में आपसे पूछा जा रहा है कि औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा ये जो औरंगजेब के समय जो वर्तमान में ये जो अभी भरतपुर है इसकी जो स्थापना की थी वो चूड़ामन ने की थी। ठीक है, तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या जो 21 है इसका सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा, चूड़ामन ने भरतपुर की स्थापना की थी। याद रखिएगा ये जो विकल्प बी में आप राजा राम का नाम देख रहे हैं ये बहुत प्रसिद्ध जाट नेता थे मुगल काल में और इन्हीं का भतीजा था चूड़ामन। ठीक है, और इसी चूड़ामन के द्वारा भरतपुर की स्थापना की गई थी। क्लियर है, तो याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22, पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी दी गई थी। तो याद रखिएगा जो संभाजी को फांसी दी गई थी वो औरंगजेब के शासनकाल में दी गई थी। हुआ यह कि औरंगजेब को इस बात का बुरा लगा कि जो औरंगजेब का विद्रोही पुत्र था अकबर उसका साथ दिया मराठा प्रमुख संभाजी ने, और इसी बात से नाराज होकर औरंगजेब ने ये घटना को अंजाम दिलवाया। तो यहां पर संभाजी को जो फांसी दी गई किसके शासनकाल में, औरंगजेब के। तो यहां पर प्रश्न संख्या 22 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23, पूछा जा रहा है कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा जो औरंगजेब के शासनकाल में बुंदेलों का नेतृत्व किया था वो छत्रसाल ने किया था। ठीक है, तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 23 का डी विकल्प सही हो जाएगा। और जो ये विकल्प ए में चंपत राय लिखा हुआ है इसी चंपत राय के पुत्र हैं ये छत्रसाल। क्लियर है, तो याद रखिएगा चंपत राय के पुत्र थे छत्रसाल जिन्होंने औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बुंदेलों का नेतृत्व किया था। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24, पूछा जा रहा है कि मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया, तो देखिए उस मुगल शाहजादे का नाम क्या है, आपका जवाब होगा विकल्प डी सुलेमान शिकोह ने। देखिए ये जो सुलेमान शिकोह था ये किसका पुत्र था, तो याद रखिएगा ये दारा शिकोह का पुत्र था और उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब से पराजित होकर ये दारा शिकोह का जो पुत्र था सुलेमान शिकोह ये श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के शरण में चला गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे इस बात को। लेकिन एक बात और यहां पर कोरिलेट कर दें क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ये जो पृथ्वी सिंह थे जो कि श्रीनगर गढ़वाल के शासक थे जिनके शरण में चला गया सुलेमान शिकोह, इन्हीं का उत्तराधिकारी था मेदिनी सिंह और मेदिनी सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया था। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, पूछा जा रहा है कि 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था। देखिए यह प्रश्न कब पूछा गया, 2020 में। ठीक है, इसका मतलब यह है कि भाई 3 साल विगत प्रश्नों को देखा जाता है कि क्या पैटर्न है। तो अगर हम इसको देखें तो अभी हम लोगों ने एक प्रश्न पूछा गया इसके एस्पेक्ट्स में और उसको हम लोगों ने वहां पे कोरिलेट किया था और देखिए यहां पर वो प्रश्न कवर हो रहा है और ये प्रश्न इस पर आधारित कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया। एक बार पूछा गया था कि बीजापुर पर औरंगजेब ने किस ईयर में विजय हासिल की, फिर एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि उसने दक्षिण के किन राज्यों को अपने आधिपत्य में लिया था। ठीक है, तो ये इस पर आधारित प्रश्न पूर्व में पूछे गए थे। अब उससे एक स्टेप आगे चला कि जब बीजापुर पर या गोलकुंडा पर जब उसका आक्रमण हुआ तो उस समय वहां का शासक कौन था। तो याद रखिएगा 1687 में जब गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया औरंगजेब ने तो उस समय वहां का शासक कौन था, हम लोगों ने चर्चा की थी अबुल हसन कुतुब शाह। तो यहां पर प्रश्न संख्या 25 का ए विकल्प सही हो जाएगा। गोलकुंडा का जो उस समय का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। और उस समय मैंने आपसे पूछा था कि बीजापुर का कौन था, तो याद करिए बीजापुर को 1686 में इसने अपने आधिपत्य में लिया और मैंने बताया था कि उस समय बीजापुर का जो शासक था वो सिकंदर आदिल शाह था। जो ये विकल्प बी में नाम लिखा है ना, ये सिकंदर आदिल शाह जो था ये बीजापुर का शासक था 1686 में। तो इन दोनों फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार यहां पर जो प्रश्न थे आपके इन शासकों से संबंधित वो सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब जो आज की क्लास है यही कंप्लीट होगी। अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा कल की क्लास से वो होगा मुगल कालीन प्रशासन। ठीक है,
तो कल की क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।